नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सामाजिक अध्ययन से होंगे और ये अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो पूरी उम्मीद है कि वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग जरूर उसको भी देखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस पार्ट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। हम सब जानते हैं कि जो लिपुलेख दर्रा है ये हिमालय का एक पर्वतीय दर्रा है, ठीक है। ये हिमालय का एक पर्वतीय दर्रा है जो उत्तराखंड स्टेट में अवस्थित है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि भाबर और तराई किस प्राकृतिक प्रदेश के उप विभाग हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम से लेकर के, ठीक है, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक की जो भूमि फैली हुई है एक पतली सी पट्टी के रूप में फैली हुई है, ठीक है। एक पतली सी पट्टी के रूप में फैली हुई है। इसी को हम कहते हैं भाबर, ठीक है। इसी को भाबर कहते हैं और तराई कहते हैं। और आपको बताना है कि ये इनमें से सही इसका आंसर क्या है। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है। भाबर और तराई जो है ये किस प्राकृतिक प्रदेश के उप विभाग हैं? तो ये उत्तर का पर्वतीय भाग कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है, आपको बताना है लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है नमक उत्पादन के लिए, दूसरा होजरी के लिए, तीसरा पेट्रोलियम के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम बात करेंगे लुधियाना की तो यह प्रसिद्ध है होजरी के लिए, ठीक है। होजरी बेसिकली क्या होता है? होजरी बेसिकली गर्ल्स के लिए, जो लड़कियां होती हैं वो एक विशेष प्रकार के पैजामे पहनती हैं, ठीक है, उसको होजरी कहते हैं। तो होजरी के लिए फेमस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि अटाला मस्जिद स्थित है। आपको बताना है कि अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आगरा में है, जौनपुर में है, मिर्जापुर में है या अयोध्या में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर में है। अगर थोड़ी सी बात कर लें अटाला मस्जिद के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि अटाला मस्जिद को 1408 में, आप लोग ध्यान रखेंगे, 1408 में इब्राहिम शाह द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसको 1408 में इब्राहिम शाह द्वारा बनवाया गया था। ये जौनपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डबल टिक इस पे हम लगाते हैं। कुंभ मेला लगता है, आपको बताना है कि कुंभ जो मेला है वो कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यह कुंभ मेला लगता है। थोड़ी सी अगर बात करें कि कुंभ मेला कब कब लगता है, ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे हम जानते हैं हमारे जो ग्रह हैं उसमें से हम जानते हैं कि हमारे कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य का सबसे, मान लेते हैं सूर्य है, और सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और फिर क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है जिसके अंदर क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद फिर बड़ा सा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद फिर शनि है, फिर यह है अरुण, उसके बाद फिर है वरुण। ये सभी हमारे ग्रह हैं। तो हमारे कुल कितने ग्रह हुए? 8, ठीक है। पहले यम भी हमारा ग्रह था, लेकिन अब हमारा जो यम है इसको बोलते हैं प्लूटो, ये बौना ग्रह है। तो इसको हम ग्रहों की श्रृंखला में नहीं रखते हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रत्येक ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा करता है, अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले है बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। उसके बाद अगर बात करें शुक्र की तो 225 दिन में ये परिक्रमा कर लेता है। फिर बात करें अगर पृथ्वी की तो 365 दिन 5 घंटा, उसके बाद में 48 मिनट और 46 सेकंड में परिक्रमा पृथ्वी कर लेती है। अगर बात करें मंगल की तो मंगल परिक्रमा करता है 687 दिन में। और उसके बाद फिर है बृहस्पति। जो बृहस्पति है ये परिक्रमा करता है 12 वर्ष में। और हमको यही चाहिए था
जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुंभ मेला है वो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। इसका मतलब कि प्रत्येक, मान लो सूर्य है और यहाँ पे ये बृहस्पति है, जब सूर्य के चक्कर बृहस्पति पूरी कर लेता है, जिसको बोलते हैं परिक्रमण काल, जब एक परिक्रमण काल बृहस्पति पूरी कर लेता है तो वो 12 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। और वो जो 12 वर्ष है वो टाइम है एक कुंभ मेला लगने का। इसका मतलब कि 4 जगह कुंभ मेला जो है वो लगता है। और कहाँ कहाँ पे लगता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पे लगता है। तो सबसे पहला इलाहाबाद है, यानी वर्तमान में इसको बोलते हैं प्रयागराज, यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहाँ पे गंगा है और यमुना, ठीक है, और एक मिथिकल रिवर है सरस्वती। उसके बाद में बात करें नंबर 2 तो हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार में लगता है और वहां भी गंगा नदी है। उसके बाद बात करें नंबर 3 तो नासिक, नासिक में कौन सी है, नासिक में गोदावरी रिवर है। उसके बाद बात करें तो नंबर 4 कौन सा है, उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में कौन सी नदी है, शिप्रा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि 4 जगह यह मेला लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष के। इसका मतलब सपोज मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे लगा फर्स्ट टाइम इलाहाबाद में लगा, उसके बाद में फिर दोबारा इलाहाबाद में कब लगेगा, तो दोबारा इलाहाबाद में लगेगा 12 वर्ष के बाद, क्योंकि इसके बाद यानी इलाहाबाद के बाद फिर लगेगा हरिद्वार में, तो 3 वर्ष के बाद लगेगा हरिद्वार में। उसके बाद फिर नासिक में, फिर उज्जैन में, तो 3 के गैप में लगता है। और कितना हुआ, कुल कितने प्लेस है, 4 प्लेस है, तो 4 या 12, तो एक प्लेस में एक स्थान पर 12वें वर्ष में मौका मिलता है इस मेला के आयोजन का, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियों के किनारे लगता है, तो गंगा यमुना मेन है, और उसके अलावा अगर बात करें तो एक मिथिकल रिवर है सरस्वती। अगर बात करें हरिद्वार की तो वहां भी गंगा है। अगर नासिक की बात करें तो वहां पे गोदावरी है। अगर बात करें उज्जैन की तो वहां पे शिप्रा नदी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रति 12 वर्ष में लगता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि इलाहाबाद का जो किला है उसको किसने बनवाया, तो इसका आंसर है अकबर। हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद का जो किला है वो अकबर ने बनवाया है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आगरा है, ठीक है, जो आगरा है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसको बोलते हैं यूएनओ। यू का मतलब होता है यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना आपको बतानी है कब हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है 5, ठीक है, 5 है। अगर आपसे पूछता है कि कौन कौन से वो 5 कंट्री हैं जो स्थायी सदस्य हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए, ठीक है, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रसिया, नंबर 4 यूके, यू का मतलब होता है यूनाइटेड, के का किंगडम, उसके बाद फिर फ्रांस, ठीक है। तो ये है 5 जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। आप लोग इनके नाम भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपसे नाम पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है। सबको पता है ये हेग में स्थित है। कहाँ पे हेग है, नीदरलैंड में, ठीक है। कहाँ पे है, नीदरलैंड में है ये, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम कार्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जो इसका हेड ऑफिस है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि न्यूयॉर्क कौन से देश में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ठीक है, अंग नहीं है, आपको बताना है।
तो हम जानते हैं कि महासभा इसका अंग है, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा परिषद भी इसका अंग है, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका भी अंग है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तो ये इसका अंग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पे, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी में 71% वाटर है यानी जल है, और बाकी का जो बचा भाग है यानी 29% जो बचा भाग है वो भूमि वाला पार्ट है, इसको लैंड कहते हैं, ठीक है। ये भूमि वाला पार्ट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि 3/4 यानी यहाँ पे आपसे पूछा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछता तो हम इजीली कर पाते 71%, लेकिन यहाँ पे पूछा है फ्रैक्शन में। इसका मतलब आप ये बताओ कि अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं, ठीक है, इसके 4 टुकड़े कर देता हूं और इसमें से एक टुकड़ा खाली है, बाकी 3 टुकड़े जो है वो भरे हुए हैं। 3 टुकड़े इसके बिल्कुल कंप्लीटली फिल हैं और 3 टुकड़े में क्या है, पानी है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये एक्चुअली क्या है, ये किस चीज को शो कर रहा है, तो कुल कितने टुकड़े हैं, 4। इसमें से 3 कैसे हैं, भरे, तो हम क्या बोलेंगे 3/4। इसका मतलब कि जो 3/4 इसका पार्ट है, ऑप्शन ए ये करेक्ट है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी अर्थ पर, पृथ्वी पर 3/4 पानी है और बाकी बचा भाग क्या है, भूमि वाला भाग है। अगर हम बात करें कि हमारे इस अर्थ पर पानी कितना पीने वाला है, तो अगर हम देखें कि अगर 100% मान लेते हैं पानी है, तो उसमें से केवल 97% जो पानी है वो है बिना पीने वाला, यानी वो है सलाइन वाटर, जिसको बोल सकते हैं कि वो समुद्री सी वाटर है, जो खारा पानी है, पीने लायक नहीं है। तो केवल 3% पानी है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है। ऐसा है, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी कहलाता है। और इसमें से भी परसेंटेज पीने वाली बहुत कम है, क्योंकि जो हमारी नदियां हैं उसमें पोल्यूशन बहुत भयंकर मात्रा में भरा हुआ है, तो उसका पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन आज से कई वर्ष पहले जो नदियां बहती थी, लोग उनका पानी पीते थे, क्योंकि उनके अंदर प्रदूषण बहुत कम होता था या ना के बराबर होता था। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें बोला गया है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। वायु में O2 की मात्रा जो है वो 21% होती है, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछता वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होता, 78% होता, यानी तब इसका आंसर बी सही हो जाता, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख 4 गैसें हैं, तो सबसे नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नंबर 2 पे ऑक्सीजन है, नंबर 3 पे ऑर्गन है, नंबर 4 पे CO2 है। तो सबसे कम जो गैस है नंबर 4 पे वो है CO2, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग सही से समझिएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं। बोला गया है कि जल प्रदूषण का कारण है, आपको बताना है कि जल जो प्रदूषित होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो मल मूत्र नदियों में छोड़ना, अगर कहीं पे कोई गांव वगैरह है तो उससे या फिर शहरों से जो मलमूत्र निकलता है, अगर वो नदियों में चला जाएगा उससे पानी दूषित होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फसलों पर कीटनाशकों का उपयोग करना, अगर हम फसलों पे कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जल हमारा प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। उसके आगे अगर और बात करें तो कच्चे तेल का समुद्री जल में रिसाव, अगर मान लेते हैं कि कच्चा तेल हमने सऊदी अरब से, इराक से मंगाया और रास्ते में जिस टैंकर से, जिस जहाज से हमने इसको मंगाया है, अगर उसमें रिसाव हो गया तो समुद्री जल में क्या होगा, उस तेल की वजह से उसमें पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। इसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका आंसर सही मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसका उत्तर सही जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।